नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने भाग 1 में अध्ययन कर चुका है दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें कैसे निकालना है, यह अध्ययन हम भाग 1 में कर चुके हैं। पुनः एक बार रिपीट करते हैं। कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी उनके भुजों और कोटियों के अंतर, भुजों का अंतर कर दिया और कोटियों का अंतर कर दिया, के वर्गों, उनका वर्ग भी कर दिया, के वर्गमूल, उनका वर्गमूल भी कर दिया, वर्गों के योग किया और योग के वर्गमूल के रूप में लिखी जाती है। हम जान चुके हैं कि कोई दो बिंदु P और Q हैं। यदि P के निर्देशांक x1 और x1 y1 और Q के निर्देशांक x2 y2 हैं, तो उनके बीच की दूरी PQ को हमें निकालना है। तो बहुत आसान है, भुजों का अंतर x2 - x1 पूरे का वर्ग कर दिया और कोटियों के अंतर का वर्ग कर दिया y2 - y1 पूरे का वर्ग और उसका योग करके वर्गमूल कर दिया, तो दोनों के बीच की दूरी निकल गई। अब हमारे पास दो बिंदुओं से ज्यादा बिंदु दिए रहेंगे और हमारे पास नई नई शर्तें दी हुई रहेंगी। अब हम पहुंचते हैं प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी हैं मतलब एक ही रेखा पर स्थित हैं, यह हमें पता करना है। ये संरेखी है कैसे पता चलेगा? मान लो P, Q और R तीन बिंदु हैं और ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि दूरी PQ धन दूरी QR दोनों मिलकर दूरी PR के बराबर होगी। यानी हम इन तीनों बिंदुओं के बीच की आपस की दूरियां यदि हम निकाल लें तो हमें दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर यदि प्राप्त हो जाए तो तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो हम ये आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हम पहले एक बिंदु को मान लें हल, माना बिंदु P1, 5, Q2, 3 एवं R -2, -11 हैं। अब हमने ये तीनों बिंदु मान लिया। अब इनके बीच की आपस की दूरियां निकाल लें। एक दूरी हम PQ निकाल लें, एक दूरी हम QR निकाल लें, एक दूरी हम RP निकाल लें। तीनों दूरियों में किन्हीं दो दूरियों का योग यदि तीसरी दूरी के बराबर है तो हम बिना निर्देशाक्षों पर दर्शाए बता सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो दूरी PQ बराबर, अभी आपको मैंने बताया कि भुजों के P और Q के भुजों के अंतर कर लो। सबसे पहले 2 -1 भुजों का अंतर कर लिया, वर्ग कर दिया। कोटियों का अंतर कर दिया 3 -5। अब अंतर में वैसे तो हम बड़े मान को पहले लिख सकते हैं, अंतर की बात है तो, लेकिन हमने सूत्र याद किया है कि x2 - x1 पूरे का वर्ग, y2 - y1 पूरे का वर्ग, तो वो भी गड़बड़ ना हो इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं। बाद वाले में से पहले वाले को घटाकर वर्ग कर दिया, वर्ग का फिर योग कर दिया और योग का वर्गमूल ले लिया। तो PQ हमारे पास क्या निकल कर सामने आई? दो में से या तो 1 का वर्ग धन 3 -5 मतलब -2, बड़ी संख्या के सामने ऋण है ना, और ये वर्ग। तो PQ बराबर हमारे सामने आया करणी 1 का वर्ग 1 और -2 का वर्ग -2 गुणा -2, तो 2 दूनी 4 और 2 बार ऋण होने की वजह से धन 4, तो ये हुआ 4। तो PQ दूरी हमारे पास क्या आई? करणी 5। ये हम दे देंगे इसको समीकरण नंबर 1। अब हम निकालते हैं QR दूरी। तो PQ दूरी तो हमारे पास आ गई, अब हम निकालेंगे QR दूरी। तो QR दूरी के लिए फिर से हम देखते हैं दूरी QR हमारे पास PQ कितने निकल गई, हम यहां लिख देते हैं PQ बराबर करणी 5। अब दूरी QR देखते हैं, QR बराबर √, फिर Q में देखते हैं, ये Q है ये R है, मतलब -2 अंतर लेंगे, -2 बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, वर्ग कर देंगे, फिर -11 -3 वर्ग कर दिया। अब देखते हैं QR बराबर हो गया ऋण 2 और ऋण 2 मिलकर ऋण 4 का
वर्ग, यहाँ पर ऋण 11 और ऋण 3 मिलकर ऋण 14 का वर्ग, ये हमने वर्ग कर दिया। अब हमारे पास क्यू आर निकलकर सामने आया, करणी ऋण 4 का वर्ग यानी 4 का वर्ग हो गया 4 चौके 16 और ऋण ऋण का हो गया धन। अब 14 का वर्ग करना है तो 14 गुणा 14, 14 चौके 56 की 6 हासिल का 5, 14 एकम 14, 15 16 17 18 19, ये हमारे पास आ गया 196। 14 का वर्ग 196 हमें पता भी था, तो ये हमने लिख दिया 196 क्योंकि 2 बार ऋण का सीधे हो गया यहाँ धन। तो क्यू आर बराबर हमारे पास है, ये 6 और 6 मिलकर हो गया 12, 12 की 2 हासिल का 1, 1 और 9 मिलकर हो गया 10, 10 और 1 11, और ये वाला 1 ये हो गया 11 की 1 हासिल का 1, और ये वाला 1 और 1 मिलकर 2, करणी 212, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब ऐसे ही हम तीसरा वाला मान निकाल लेंगे। कौन सा मान है तीसरा? आरपी, दूरी आरपी बराबर क्या हो जाएगी दूरी आरपी? तो बाद वाले में से पहले वाले घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस 2। अब एक माइनस पहले से लगा हुआ है 2 के साथ और एक माइनस हमें बीच में लगाना है, धन 5 माइनस ये फिर माइनस 11 है, ये देखो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो आरपी बराबर हो जाएगा, आरपी बराबर करणी 1 और ऋण मिलकर हो गए धन 2 पूरे का वर्ग धन, यहां भी देखिए 5 ऋण मिलकर हो गए धन 11 पूरे का वर्ग। इस तरह से हमने निकाल लिया। फिर हम दोनों को जोड़ देंगे तो आरपी बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग धन 11 और 5 मिलकर हो गया 16 का वर्ग। तो आरपी बराबर हो गया 3 का वर्ग हो गया 3 गुणा 3 मतलब 3 तिया 9 धन 16 गुणा 16, 16 गुणा 16 करेंगे तो 16 गुणा 16 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 256, 256। तो आरपी बराबर हो गया, ये देखिए 256 में हम जब 9 जोड़ देंगे तो 265 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम ये देखते हैं कि 2 का योग तीसरे के योग के बराबर है या, तो हम अब ये तीनों बिंदुओं को एक साथ लिख देंगे। हमारे पास पी क्यू आया करणी 5, क्यू आर आया करणी 112 और पी आर आया करणी 265। तो अब हम देखते हैं इन्हें यदि हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा करणी 5 को, तो हम कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है तो करणी 5 ही लिख दें। करणी 212, तो 212 के हम अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 शून्य 2 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, ये 53। तो 2 गुणा 2 गुणा ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 53। अब ऐसे ही हम 265 को कर लेंगे 265 में सबसे पहले हम 5 का देंगे तो 5 25, 5 तिया 15, ये हो गया। तो हम इसको क्या लिख देंगे करणी 5 और 53। अब हमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये 53 का करणी 4 गुना है। 53 का कितने गुना है? 4 गुना है करणी के अंदर। ये 53 का कितने गुना है? 5 गुना है। लेकिन अब ये तो करणी 5 है ना, तो हम इन दोनों का योग इसके बराबर सिद्ध नहीं कर सक रहे हैं। अर्थात बिंदु नीचे लिख देंगे, अर्थात बिंदु पी क्यू आर संरेख नहीं है। इससे पहले हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 छोटे वालों को लिख दीजिए, पी क्यू धन क्यू आर बराबर नहीं पी आर, ऐसा भी लिख दें कि 2 छोटी वाली भुजाओं या लंबाइयों का योग तीसरी के बराबर नहीं है, अतः बिंदु पी क्यू आर संरेख नहीं है। प्रश्न नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 ऋण 2, 6 4 और 7 ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है? ये हमको जांच करना है। तो
देखते हैं कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज होता तो उसकी क्या खासियत होती। समद्विबाहु त्रिभुज की एक खासियत होती है कि इसकी किन्हीं दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज अब इस तरह का भी हो सकता है समद्विबाहु त्रिभुज कि ये जो दो भुजाएं हैं ये बराबर हैं। और भी तरीके के हो सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ये इस तरह का भी हो सकता है समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमें पता है कि उसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अब हम मान लेते हैं हल में, माना पहले बिंदु को P मान लीजिए, P 5 ऋण 2, दूसरे बिंदु को मान लीजिए Q 6 4 और R 7 ऋण 2। अब हमें पता है कि ये तीन बिंदु हैं। इन तीन बिंदुओं से कितनी भुजाएं बनेंगी? तीन भुजाएं बनेंगी। तीन भुजाओं में से हमें यह देखना है कि कोई दो भुजाएं या कोई दो दूरियां आपस में यदि बराबर हैं तो ये त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, हमें पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं दूरी PQ। ये हम निकाल लिया हमने दूरी PQ। दूरी PQ कैसे निकलेगी? अंडर रूट, ये देखिए भुज का अंतर का वर्ग और कोटि कोटि के अंतर का वर्ग, तो 6 ऋण 5 पूरे का वर्ग धन 4 ऋण ऋण 2 पूरे का वर्ग। ये भी हमने सीख लिया है। अब देखते हैं कि PQ बराबर 6 में से जब 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 का वर्ग धन 4 ऋण ऋण 2 बार है तो धन 2 पूरे का वर्ग। तो PQ हमारे सामने निकल कर कितना आया? 1 का वर्ग 1 धन 4 और 2 6 का वर्ग। तो PQ बराबर आया 1 धन 6 का वर्ग, 6 छिंग 36। तो PQ बराबर हमारे सामने आया करणी 37 और ये समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार अब हम QR निकालेंगे। QR बराबर क्या होगा? QR बराबर करणी 7 ऋण 6 पूरे का वर्ग धन, फिर ये ऋण 2 ऋण 4 पूरे का वर्ग, ये ऋण 2 और ये ऋण तो लगता ही परमानेंट वाला, ऋण 4 पूरे का वर्ग। तो QR निकल कर आया बराबर करणी 7 में से 6 गया तो 1 का वर्ग और ऋण 2 और ऋण 4 मिलकर हुए ऋण 6 पूरे का वर्ग। तो QR बराबर भी हो गया 1 धन 36। QR बराबर करणी 37। ये समीकरण नंबर 2। हमें सवाल को यही नहीं छोड़ देना है, हमें यह देखना है कि तीसरी भुजा क्या है। तीसरी भुजा भी यदि करणी 37 हो गई तो ये तो वास्तव में समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो अभी हमको देखना है कि हम PQ निकाल चुके, QR निकाल चुके, अब हम RP निकालेंगे। तो RP बराबर करणी, तो 5 ऋण 7 पूरे का वर्ग धन ऋण 2 ऋण, एक ऋण परमानेंट वाला और फिर ऋण 2 ऋण 2 पूरे का वर्ग, यहां पूरे का वर्ग, यहां पूरे का वर्ग। अब हम देखते हैं कि RP हमारे सामने क्या आया? करणी 5 में से 7 जाएगा तो ऋण 2 का वर्ग धन ऋण 2 और ऋण ऋण मिलकर हो गया धन ऋण 2 धन 2 पूरे का वर्ग। अब हो जाएगा RP बराबर करणी ऋण 2 का वर्ग मतलब ऋण 2 गुणा ऋण 2 तो 4 और फिर ये ऋण 2 में से धन 2 हट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया RP बराबर करणी 4, RP बराबर हो गया 2। यानी हमारे पास PQ करणी 37 है, QR करणी 37 है, लेकिन RP 2 है। तो इससे हमें यह पता चला कि PQ अतः PQ बराबर PR बराबर नहीं RP, PQ बराबर QR बराबर नहीं RP, अतः बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। प्रश्न नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले तो हम एक्स अक्ष का बिंदु मान लेंगे। हमें पता है कि एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। तो हल में सबसे पहले हम ले लेंगे कि माना एक्स अक्ष का वह बिंदु x0 है। अक्ष को हम कैपिटल लेटर से और बिंदु में जब हम x लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो x अक्ष का वह बिंदु हमने मान लिया x0 है। तो हमें इस बिंदु को ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है जो बिंदु इतने और इतने से 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ है तो हम मान लेंगे, इसको मान लें बिंदु r है x0, और माना बिंदु P कौन है 2-5, बिंदु Q कौन है -2-9। तो अब इनसे समदूरस्थ है, यानी PR दूरी QR दूरी के बराबर है। प्रश्नानुसार क्योंकि दोनों से बराबर दूरी पर है, P से R की वही दूरी है जो Q से R की है, क्योंकि समदूरस्थ है। तो प्रश्नानुसार दूरी PR, इधर से लिखते हैं, दूरी PR बराबर दूरी QR। ये देखिए PR दूरी और QR दूरी आपस में बराबर हो गई। अब हम देखते हैं तो PR का मान कैसे निकलेगा, वही विधि है। ये सरणी के अंदर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, PR मतलब x-2 पूरे का वर्ग, x-2 पूरे का वर्ग प्लस 0- देखो ये PR निकाल रहे हैं हम, यानी R वाले निर्देशांक में से P वाले निर्देशांकों को घटा रहे हैं। 0 - -5 पूरे का वर्ग, इस तरह से हमने निकाला। तो ये हमारा PR, और उस तरफ क्या निकलेगा QR, उस तरफ निकलेगा QR। तो देखते हैं ये करणी के अंदर हो जाएगा ये Q और ये R। तो x -2 पूरे का वर्ग धन, फिर से 0 - 9 पूरे का वर्ग। तो क्या होगा, दोनों पक्षों से सबसे पहले तो यह हम करणी को हटा देंगे। दोनों पक्षों से करणी हटेगी, देखो यहां भी है यहां भी है, दोनों पक्षों से हट गई। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x-2 पूरे का वर्ग। x-2 पूरे का वर्ग यदि हमें करना है तो कैसे करते हैं, पहले वाले का वर्ग हमने सर्वसम्मिका पढ़ा है, धन दूसरे वाले का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ऋण 2 पहला दूसरा, 2 पहला दूसरा, या a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab, धन ये ऋण 2 बार है तो धन हो गया, धन 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, धन 5, चलो पहले ऐसा लिख देते हैं 5 का वर्ग बराबर। अब यहां पर देखते हैं x ऋण 2 बार है तो x धन 2 पूरे का वर्ग, और ये कितना है धन 9 का वर्ग। अब चूंकि करणी दोनों पक्षों की हट चुकी है, ये हमने हटा दिया। अब हम देखते हैं कि इसे यदि हम हल करेंगे तो x वर्ग, अब ये देखिए 5 का वर्ग कितना है, यहां पर देखो 5 का वर्ग ये 25, ये 25 और ये 4 मिलकर हो गए 29, तो धन 29। अब ये ऋण 2 दूनी 4x, ऋण 4x ये हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं पहले वाले का वर्ग धन दूसरे वाले का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, धन 2 पहला दूसरा, 2 पहला दूसरा यानी 2ab, तो 2 दूनी 4x, धन 9 का वर्ग हो गया 9 9 81। अब इसे भी हम हल कर देंगे। तो आइए यहां देखते हैं, यहां हमने देखा कि x वर्ग क्या बचा है हमारे पास, x वर्ग ऋण 4x धन 29, और दाईं तरफ क्या बचा है
एक्स वर्ग धन 4x धन 4x और धन ये 81 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 81 और 4 मिलकर हो गया 85। इस तरह से अब हम दोनों पक्षों को एक ही साइड ला लेंगे, दोनों पक्षों को। तो ला लीजिए, ये मैं ला लेता हूं। देखिए यहां पर x वर्ग ऋण 4x धन 29 हमारे पास पहले से था, और हमने इसी तरफ और किसको ला लिया? ऋण x वर्ग ऋण 4x ऋण 85 बराबर 0 हो गया। पूरे को हमने इस तरफ ले आया, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? अब हमारे पास हो जाएगा ये x वर्ग है, तो x वर्ग धन का और x वर्ग ऋण का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऋण 4x और ऋण 4x मिलकर कितना हो जाएगा? ऋण 8x, और 29 में से 85 जाएंगे तो ऋण, अब बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो घटा देंगे, 85 में से 29 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 15, 15 में से 9 गए तो 6, और ये 7, 7 में से 2 गए तो 5, तो कितना बचा? ऋण 56, ऋण 56 ये हो गया बराबर 0। तो हम 8x को जब उस तरफ ले लेंगे तो 8x बराबर ऋण 56, तो इंप्लाइज हो गया x बराबर ऋण 56 बटे 8, 8 सती 56। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? ऋण 7। तो दोनों के समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पर बिंदु जो होगा, अतः बिंदु क्या होगा? ऋण 7, और y का मान तो हमें पता है कितना है? 0। ऋण 7 0 होगा। ये हमारा आंसर आ गया।